हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 किया था, क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है जो। अब इसके अंदर हमने कर लिया था नॉन इनकॉर्पोरेटेड पार्ट, यानी जिसको रजिस्टर करवाने मैंडेटरी नहीं है। अब हम करेंगे इनकॉर्पोरेटेड पार्ट, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज। वो क्या होता है? कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज में सबसे पहले आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? मतलब जहाँ पर कॉरपोरेशन यानी वर्किंग कलेक्टिवली, जहाँ पर आपको मिलकर काम करना है। इट रेफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। मतलब उसके मेंबर्स के वेलफेयर के लिए जहाँ पर मिलकर आप काम करते हैं, जो जहाँ पर कुछ लोग जानबूझकर इकट्ठे होते हैं, मिलकर काम करते हैं, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है? ये करती है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। हर कोई किसी के लिए है और हर किसी के लिए काम करना है। अब इसमें ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है? क्योंकि बाकी सभी में जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। आप देखिएगा, बस ये एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर मेंबर्स को सर्व करना होता है। रजिस्ट्रेशन, इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर, या फिर जो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट सोसाइटीज़ एक्ट है उनके अंडर किया जाता है, और ये मैंडेटरी है। बस जो चेन्नई, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बंगाल एंड बिहार है, यानी कॉम 2, वो उनकी अपनी ओन सोसाइटीज़ हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के क्या फ़ीचर्स हैं? इसके फ़ीचर्स हैं, फर्स्ट वॉलंटरी मेंबरशिप। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो जानबूझकर बनते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनते हैं, इनका कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसका मेंबर बनिए। सेकेंड है लीगल स्टेटस। नो एसोसिएशन कैन यूज़ वर्ड कोऑपरेटिव विदाउट इट्स रजिस्ट्रेशन। मैंने अभी बताया कि ये जो आता है हमारा रजिस्टर इनकॉर्पोरेटेड में आता है और उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन होते ही इनको लीगल स्टेटस मिल जाता है, अदरवाइज़ आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एंटर नहीं कर सकते। थर्ड इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। इसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो इनके शेयर्स तक लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल। इसकी जो कंट्रोल जॉब है वो डेमोक्रेटिक वे से किया जाता है, यानी मतलब जो सभी मेंबर्स हैं वो किसी पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, वो काम करेगा, और वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अपनी मर्जी से करेगा, वो मेंबर से उनकी सलाह लेकर काम करेगा। फिफ्थ, सर्विस मोटिव। इसमें मोटिव होता है, सर्विस होता है, ये तो इसका मेन प्रिंसिपल ही है, इसके ऊपर ही काम करती है ये। प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन मोटिव नहीं होता। इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट, एक पर्सन होगा वो एक वोट देगा, इसलिए सबको इक्वल राइट मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस क्या होता है? ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1/4 ऑफ सरप्लस टू जनरल रिजर्व। जितना सारा सरप्लस है उसका 1/4 जाएगा जनरल रिजर्व में, और जो सरप्लस है उसका 10%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम चाहे हो जाए, लेस देन और इक्वल टू 10%, वो होगा डिविडेंड दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर। और जो बाकी डेवलपमेंट एरिया की जो डेवलपमेंट करनी है वो भी 10% होगी, उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो बाकी सरप्लस बच गया वो बोनस के रूप में दिया जाएगा। किस बेस पर? ऑन द बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स बट ऑन कंट्रीब्यूशन। जिसके पास जितने शेयर है उसके बेस पर नहीं देना, बल्कि जिनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से उनको बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग। इसमें मैक्सिमम जो कोशिश की जाती है वो कैश ट्रेडिंग की जाती है, इसमें क्रेडिट देने की नहीं की जाती। और अब है हमारा अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस कहाँ से अरेंज होता है इसके अंदर? या तो कैपिटल होती है फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ मेंबर्स टू मेंबर्स। मेंबर्स को अपने शेयर्स दे दीजिए, वो आपको कैपिटल देंगे, तो इससे आपके पास पैसा आ जाएगा। लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट से लोन लेकर, या फिर गवर्नमेंट से जो ग्रांट देती है वो उससे, ये इससे हमारा फाइनेंस अरेंज होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें गवर्नमेंट का क्या कंट्रोल होता है? इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है क्योंकि उसको एनुअल रिपोर्ट सेंड करनी पड़ती है और अकाउंट्स को रजिस्ट्रार को सेंड करना पड़ता है। अब है इसका फॉर्मेशन। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा? फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सबसे पहले देखिए, इसमें मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 100 होने चाहिए। किस केस में? जब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है, और बाकी के लिए कोई लिमिट नहीं है इसमें। इसको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंने पहले ही बता दिया आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर या फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर किया जाता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फिल करनी होती है। उस एप्लीकेशन में होता है नेम ऑफ प्रपोज्ड सोसाइटी, उस सोसाइटी का नाम, उसका ऑब्जेक्टिव, डिटेल ऑफ शेयर कैपिटल, राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स, मेथड ऑफ बिकमिंग ए मेंबर, किस मेथड से आप मेंबर बनोगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर्स एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के क्या रूल्स हैं। अब ये एप्लीकेशन जब फिल हो जाती है तो ये स्टेट रजिस्ट्रार
के पास या फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रार है, हर स्टेट में वैसे रजिस्ट्रार होते हैं, आप वहाँ पर उसको दे दीजिए एप्लीकेशन। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है कि हाँ सब चीज़ें ठीक है तो वो रजिस्टर में एंटर कर देगा, उससे रजिस्ट्रेशन हो जाता है और ये एक अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये अपने नाम पर एसेट्स रख सकती है, किसी के खिलाफ फाइल सूट कर सकती है और वो उसके खिलाफ कर सकता है। इसके अंदर जो ऑफिस बियरर्स होते हैं, मतलब ऑफिस के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर। और इनको जनरली क्या 2 साल के बाद सेलेक्ट किया जाता है, मतलब 2 साल के बाद ये चेंज भी हो सकते हैं, सिलेक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब हमारा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के टाइप्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी जो कंज्यूमर की हेल्प करने के लिए बनी है, उनको बल्क में प्रोडक्ट परचेज़ कर लेती है वो और इससे उनको सस्ता माल मिल जाता है और वो कंज्यूमर को उससे फ़ायदा हो जाता है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब प्रोड्यूसर्स की हेल्प के लिए जो बनी है, ऐसे प्रोड्यूसर्स जो जिसको अपना प्रोडक्ट सेल करने में प्रॉब्लम आ रही हैं उनके लिए। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ यानी जो मार्केट अवेलेबल करवाती है। बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट वाले, जिनकी पेंटिंग वाले, उनकी सेल करने में प्रॉब्लम आती है तो वो उनसे लेती है और उनको जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस पर उनको सेल करवाने में हेल्प करती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, क्रेडिट सोसाइटीज़ मतलब जिसको लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाने में जो हेल्प करती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ जो फार्मर्स की हेल्प करती है, फार्मर्स को सीड्स प्रोवाइड करवाने में, उनका प्रोडक्ट सेल करवाने में, इन सब चीज़ों में। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हाउस प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है, यानी जिनके पास अपना हाउस नहीं है और वो अपना हाउस लेना चाहते हैं तो रेजिडेंशियल एरिया में ये काम करती है, उनको उनका हाउस प्रोवाइड करवाने में, लोन देने में, उनको फ्लैट्स वगैरह देने में। ये जो मेन होता है ये बड़े एरियाज़ में होते हैं। अब इसकी क्या मेरिट्स हैं? मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, इजी फॉर्मेशन। इसको बनाना बहुत इजी है क्योंकि बस एक रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन दी और बन जाता है, कोई ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड है इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी। इसकी जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो उनके शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। ये इसका बेनिफिट है। स्टेबिलिटी, इसके ऊपर मेंबर्स के आने का जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक मेंबर आया गया कोई बात नहीं है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो मेंबर सेलेक्ट किया जाता है वो इसका मैनेजमेंट करता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और अपना मैनेजमेंट स्टार्ट कर देगा। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है प्रॉपर तरीके से। लेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको स्टार्ट करने में कोई ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो होते नहीं क्योंकि बहुत फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती इसमें, इसलिए ईजिली ऑपरेट हो जाता है। टैक्स एडवांटेज, इसकी जो काम है वो सारे टैक्स से एग्जम्प्टेड है, मतलब इनको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्टेट पैट्रोनेज, स्टेट पैट्रोनेज का मतलब है इसको स्टेट के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। स्टेट यानी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, गवर्नमेंट इनको ग्रांट दे देती है, बाकी जो उसकी रिसोर्सेज है उनको यूज़ करने के लिए इनको दे सकती है। सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, ये गुड्स हैं चीपर रेट पर सप्लाई करते हैं, जैसे ये बल्क में ख़रीद लेते हैं, होलसेल रेट पर परचेज़ कर लेते हैं और उसके मेंबर्स को सस्ते पर दे देते हैं। चेक ऑन अदर बिजनेस, ये दूसरे बिजनेस पर भी नज़र रखती है क्योंकि अगर मान लीजिए प्राइस ज़्यादा ना हो तो ये ध्यान रखती है, अगर प्राइस ज़्यादा हो गई तो इनके मेंबर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए बाकी को भी इसका फ़ायदा हो जाता है, दूसरे बिजनेस पर भी इसकी इनकी नज़र रहती है। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्या होता है? प्रिवेंटेड द कंसंट्रेशन ऑफ द कंट्रीज वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। जैसे कुछ लोग हैं वो अपने हाथों में बिजनेस की डोर रखते हैं तो वो अपनी मर्जी से प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, रेट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो उनको ऐसा करने से रोकती है, वो उसके मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है और वो फिर उनको ज़्यादा रेट वगैरह बढ़ाने नहीं देगी और उनके हाथों में फिर ज़्यादा एक कंट्री की पूरी वेल्थ कंसंट्रेशन होने से रोकती है। अब इसकी लिमिटेशंस, देखिए किसी चीज़ की मेरिट्स होती है तो लिमिटेशंस कहीं ना कहीं होती है। फर्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि मेनली जो देखा जाता है जो इसके मेंबर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता तो वहाँ पर लैक ऑफ कैपिटल रहता ही है। इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, इसके जो मेंबर्स होते हैं इतने, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपर्ट्स होंगे तो इसलिए दूसरों से कंपैरिजन किया जाए तो एक्सपर्ट मेंबर्स का से कम्पिटेंट नहीं कर पाते, ये इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट रहता है। कैश ट्रेडिंग, इसमें मेनली जो ट्रेडिंग होती है वो कैश में ही की जाती है, बट जो पुअर पर्सन है वो सोचते हैं कि उसको क्रेडिट में मिले, मेन वो इसी पर्पज़ से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि उसको जिस टाइम पैसा अवेलेबल नहीं है वो उसको क्रेडिट में मिल जाए, बट इसमें कैश ट्रेडिंग की जाती है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिल पाता। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसके मोस्टली जो देखा जाता है इसके जो मेंबर्स हैं वो पॉलिटिकली
मोटिवेटेड होते हैं, यानी किसी एक पॉलिटिक्स का मेंबर्स बन जाता है तो वो अपने तरीके से काम करने लग जाता है और वो उसमें इंटरफेयर करता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि देखिए जहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता वहाँ कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी रहती है। आप हिचकते हैं काम करने में, आप ज़्यादा बर्डन नहीं लेते, आप मोटिवेट नहीं होते उस काम को करने के लिए। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि पब्लिक देखती है कि इसमें तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है, गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस है इसके अंदर, अपने तरीके से काम करती है, तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस इन चीज़ों में कम रहता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, इनको अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, एनुअल अकाउंट सबमिट करवाने होते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो इसलिए इसमें चीज़ें सीक्रेट नहीं रहती। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, इसके जो मेंबर्स हैं वो उनमें आपस में डिस्प्यूट रहता है कि कौन काम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो उनमें डिस्प्यूट बना रहता है। जो पॉलिटिकल के कारण भी कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है उसके कारण भी डिस्प्यूट्स रहते हैं, इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशंस बन जाती है। अब हम कर रहे हैं जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। That form of business organization which is willingly established by some persons for earning profit under the Companies Act, जहाँ पर कुछ लोग मिलकर एस्टेब्लिश करते हैं इसको अपनी मर्जी से प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मेन मोटिव तो देखो प्रॉफिट ही होता है। अब मैनी पर्सनस जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल, मिलकर इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, इसीलिए उसको जॉइंटली इन्वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोला जाता है। इसमें मेंबर्स के आए गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि बहुत मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर आ गया चला गया, दूसरा आ गया चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी आगे तक चलती रहेगी। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये काम करती थी, अब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है जिसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। फीचर्स ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की क्या फ़ीचर्स हैं। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, ये इनकॉर्पोरेटेड मतलब जिसको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस जहाँ दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, इसलिए बोला गया इसको ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है। इसमें लिमिटेशंस देखिए, मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए, और जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, और प्राइवेट कंपनी में लिमिट है 200, और वो भी एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है, एक्चुअल में पर्सन नहीं है बट आर्टिफिशियली बनाया गया है उसको, और लीगल पर्सन है जो लीगली सारे काम कर सकती है, इसलिए इसको सिटीज़न नहीं है ये, ना ही इसको कोई फंडामेंटल राइट्स हैं, बट हाँ ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लीगली अपना काम कर सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये अपने नाम पर एसेट्स रख सकती है, किसी के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है, और कोई इसके खिलाफ कर सकता है। परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये आगे तक मतलब चलती रहेगी, मेंबर्स आए गए इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आगे तक कंटिन्यू रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है जनरली देखा जाता है कि वो लिमिटेड ही होती है, उनके शेयर्स तक होने को अनलिमिटेड भी हो सकती है, बट मैक्सिमम जो होता है वो लिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है। कॉमन सील, इसकी अपनी एक सील होती है, यानी एक स्टैंप होती है जिसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होते हैं, मिनिमम 2 के होने चाहिए, तो ये एक लीगल सील बन जाती है, और इसके थ्रू ये हो जाता है कि हाँ ये कंपनी के सिग्नेचर हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसमें जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, जो कैपिटल है वो डिफरेंट शेयर्स में बटी होती है, वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इसका मतलब वो उस कंपनी के शेयर उसके पास हो जाते हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, देखिए जो ओनर होते हैं वो मेनली शेयर होल्डर्स होते हैं, और जो मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टर्स के थ्रू किया जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर होते हैं वो दूर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो जो मैनेजमेंट किया जाता है वो डायरेक्टर्स के थ्रू किया जाता है, इनके द्वारा अपॉइंट किए गए, तो उनका अलग अलग होता है। ओनर्स चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, और डायरेक्टर्स चाहते हैं वो ज़्यादा मैनेजमेंट के लिए पैसा कमाए, इसीलिए इन दोनों में सेपरेशन होती है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। रिस्क बियरिंग, देखिए कम पर्सन होंगे तो वो रिस्क लेने में हिचकिचाएगा, कम पर्सन रिस्क ज़्यादा नहीं ले पाते, लेकिन इसमें ज़्यादा पर्सन होते हैं तो ये ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की मेरिट्स और लिमिटेशंस। वही मेरिट्स, लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी इनके शेयर्स तक लिमिटेड होती है। शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी, ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, ये एक बेनिफिट है। आपको अगर किसी टाइम पैसे की ज़रूरत है, आप किसी और को अपने शेयर्स दे दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। कंटिन्यूटी, ये एक लगातार चलती रहेगी, मतलब इसके मेंबर्स आए जाएं इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इसमें जो ग्रोथ और एक्सपेंशन है वो आगे आप कितना भी बढ़ा सकते हो, कितनी भी कैपिटल लगवा सकते हो, तो उसका फ़ायदा रहता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि एक्सपर्ट मैनेजर्स को अपॉइंट करती है, तो वहाँ पर एफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है।
लिमिटेशंस क्या है इसकी? डिफ़िकल्टी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इतने मेंबर्स को अरेंज करना, उनका सिग्नेचर वगैरह लेने, फिर रजिस्ट्रेशन खुद में एक लंबी प्रोसेस बन जाती है, तो इसीलिए इसमें डिफ़िकल्टी आती है। लैक ऑफ सिक्रेसी, इसके अकाउंट्स को डिस्क्लोज़ करना पड़ता है, इसलिए लैक ऑफ सिक्रेसी होती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, देखिए जो शेयर होल्डर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं वो अलग होते हैं, मैनेज करने वाले और जो प्रॉफिट अर्न करने वाले वो अलग होते हैं, तो इसलिए मोटिवेशन की थोड़ी कमी रहती है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि कंपनियां कुछ गलत ना करे, कुछ पब्लिक के लिए कुछ ऐसा ना हो कि पब्लिक को नुकसान हो, इसलिए गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है इसके ऊपर। डिले इन डिसीजन, क्योंकि शेयर होल्डर अलग अलग जगहों पर रहते हैं, डिसीजन में इसलिए डिले रहता है, सबसे उनकी परमिशन लेना। ओलिगार्किक मैनेजमेंट, मतलब क्या है इसमें? ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब जो एक्चुअल जो मैनेजमेंट होता है वो कुछ के हैंड्स में होता है, कुछ शेयर होल्डर्स के हैंड्स में होता है, सभी तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए वो कुछ के हैंड्स में ही रह जाता है, वही अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स, अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, अलग अलग जगह से होते हैं, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब है हमारा टाइप ऑफ कंपनीज़। ये देखिए कंपनीज़ के क्या टाइप होते हैं। दो टाइप की होती है कंपनीज, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी करेंगे तो उसके बाद पब्लिक कंपनी अपने आप बहुत इजीली समझ आ जाएगी। प्राइवेट कंपनी देखिए, ए कंपनी हु शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड टू द जनरल पब्लिक, ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स को आप जनरल पब्लिक को सेल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एक प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये 5 कंडीशंस हैं, इनको फुलफिल करती हो। अगर एक भी फुलफिल नहीं होती है तो वो तुरंत की तुरंत पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट, रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ द मेंबर्स टू ट्रांसफ़र शेयर, उसके मेंबर्स के शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। इसके मेंबर्स की संख्या है वो 2 से 200 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। प्रेजेंट बट हाँ, ये उनको काउंट नहीं करती किनको, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ एंड आल्सो द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है और मेंबर्स भी रहे हैं, बट जो प्रीवियसली द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज इट्स मेंबर्स, जो पहले एम्प्लॉयज़ भी थे और मेंबर्स भी थे, बट अब वो एम्प्लॉयज़ नहीं रहना चाहते बट मेंबर्स रहना चाहते हैं। थर्ड, पुट अ बैन ऑन इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इनवाइट करने पर ये बैन करती है पब्लिक को कि उसके शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन भेजें। पुट्स ए बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट, सेम पब्लिक डिपॉजिट में सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकती, उसके ऊपर बैन है। मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़, दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये है अमाउंट चेंज हो सकती है। तो ये देखिए, ये जो 5 कंडीशंस हैं हमारी, इन 5 कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी है। अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो इमीडिएट इफेक्ट से ये एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। अब जो एक प्राइवेट कंपनी है उसको क्या यूज़ करना ज़रूरी होता है, उसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना ज़रूरी होता है, और इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 217 जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, साफ सी बात है, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पब्लिक कंपनी के ऊपर नहीं होती। ये ट्रांसफ़र भी कर सकती है अपने शेयर्स को, ये इनवाइट भी कर सकती है पब्लिक को शेयर्स डिबेंचर्स के लिए भी और पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए भी, बट हाँ, जो इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज़ होती है, 5 लाख रुपीज़ होगी इसकी, और इसको लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है, और इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। ये था हमारा टाइप ऑफ कंपनीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसके बाद आया है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की फॉर्मेशन, यानी एक कंपनी को बनाने के लिए मेनली जो है 3 स्टेप्स होते हैं, क्योंकि ये एक लीगल एंटिटी है, इसको लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट करनी पड़ती है। मैंने अभी बताया कि ये फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए कंपनी को एस्टेब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसके अंदर 3 मेन स्टेप हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन या और रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, एंड देन कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट कर रहे हैं हम प्रमोशन। प्रमोशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए की जाती हैं। प्रमोटर होते हैं वो इन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। अब इसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया। सबसे पहले एक नया आइडिया माइंड में आएगा कि हाँ, हम ये काम करना चाहते हैं। किसी एक पर्सन क्या आया, 2 क्या आया, 4 क्या आया, उन्होंने मिलकर ये आइडिया सोचा। फिर उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की, क्या हम जो काम करना चाहते हैं वो एक्चुअली में हम अवेलेबल करवा भी सकते हैं या नहीं करवा सकते, मार्केट में वो सब चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी या नहीं हो पाएगी। असेंबली डिफरेंट फैक्टर्स,
अब जो उन चीज़ों के डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, उसकी जो सोर्सेज हैं, वो सारे उनको देखना, उन सबको असेंबल करना। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, अब इन सब के लिए क्या हम फाइनेंस कैसे करेंगे, फाइनेंशियली कैसे, कैपिटल कहाँ से आएगी, ये सब सोचना, ये सारा प्रमोशन में आता है। और जो उसके एक्सपेंसेस हैं, सारे प्री एक्सपेंसेस जो होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के, वो सारे इसके अंदर आएंगे। सेकंड स्टेप है हमारा इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। अब इसके अंदर जो मेनली है वो 4 स्टेप हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़। इसके अंदर होता है रजिस्टर्ड ऑफिस टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ऐसी अगर कुछ हम ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं, ऐसी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स करना, जैसे अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स, लीगल एडवाइज़र्स, टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना, सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, फिर रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन सेंड करना। फिर उसके बाद है हमारा डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार के पास जो डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं वो क्या होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आगे करवा रही हूँ आपको। इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं, जो इसके प्रमोटर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको लेने होते हैं ये। प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद द मैनेजरियल पर्सनल, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कि हाँ हम ये करने के लिए एग्री हैं, हम कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब डॉक्यूमेंट जब फिल हो गए तो पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी, उसके बाद जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है उसकी पेमेंट करना, किसको, टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अकाउंट विद द RBI। रेट ऑफ फ़ी है वो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। आफ्टर ऑल दिस ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लस CIN, मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इशू कर दिया जाता है। जब आप फीस पे कर दी तो उसके बाद आपको ये एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा। इसके तुरंत बाद एक जो प्राइवेट कंपनी है और जो एक पब्लिक कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल, वो दोनों ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ जाता है। एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, वो डायरेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बट जो एक पब्लिक कंपनी है विद शेयर कैपिटल, उसको आगे फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मंगवाना होता है और वो भी कैश में ही होना चाहिए। और वो कितना होना चाहिए, 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू नेसेसरी टू गेट इन विद 120 डेज ऑफ द इशूइंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस। जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो उसके 120 डेज़ के अंदर आपके पास 90% उसका शेयर आ जाना चाहिए और वो भी किस में, कैश में आना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। एक पब्लिक कंपनी है विद शेयर कैपिटल, उसको ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। अदरवाइज़ एक पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं। अगर कंपनी है वो इशू करती है प्रोस्पेक्टस और इशू नहीं करती प्रोस्पेक्टस। अगर इशू करती है तो उसको अभी मैंने बताया मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना होता है, 90% है जो 120 डेज़ के अंदर। और जो एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ पेड टू इट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ शेयर्स टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन फॉर विच ही इज़ लाइबल टू पे इन कैश। डायरेक्टर्स ने जिन्होंने शेयर्स लिया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हाँ हम ये शेयर्स ले रहे हैं, उसको कैश में उसकी पेमेंट करना। और जो सेम प्रोपोजिशन है इज़ रिसीव्ड ऑन कैपिटल एंड अलॉटमेंट फ्रॉम अदर शेयर होल्डर्स, और वही सेम बाकी शेयर होल्डर से भी मिलना। इनके बाद ए वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर्स या सेक्रेटरी दैट द कंडीशन 1 and 2, यानी ये जो दोनों कंडीशन है सब्सक्रिप्शन की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की और डायरेक्टर्स की, वो दोनों ही कंप्लीट हो गई हैं और अब हम कंपनी स्थापित करने के लिए रेडी हैं। इसकी डिक्लेरेशन देना। ये जो सेम चीज़ें हैं, नोट इशूइंग विद द प्रोस्पेक्टस, जब आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं तो उसमें प्रोस्पेक्टस की जगह क्या होता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है, वो रजिस्ट्रार के पास आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए सेकंड कंडीशन सेम होती है। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों पूरी हो जाती हैं तो सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद आपको इशू कर दिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। और ये होता है, ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि हाँ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक कंपनी स्थापित कर सकते हैं।
यहाँ पर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है ये 3 स्टेप्स के साथ। अब आ गया हमारा जो मेन डॉक्यूमेंट्स हमने बात की थी, वो है हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आप कंपनी स्थापित नहीं कर सकते। बेसिक डॉक्यूमेंट बोला गया है इसको। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी के राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं और इसके अंदर 6 क्लोजेज होते हैं। NSO LCA। NSO मतलब नेम क्लोज, कंपनी किस नाम से स्थापित की जाएगी। सिचुएशन क्लोज, कहाँ से स्थापित की जाएगी। ऑब्जेक्ट क्लोज, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, मेन ऑब्जेक्टिव और अदर ऑब्जेक्टिव। लाइबिलिटी क्लोज, उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी रहेगी। कैपिटल क्लोज, कैपिटल्स कितनी होंगी। एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज, क्या सब्सक्रिप्शन रहेगा और उसके मेंबर्स का के बारे में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और जो असिस्टिंग डॉक्यूमेंट है किसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो बताया गया है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसके रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए हैं कि उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए आपको क्या रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। और ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि ये कंपनी के अंदर के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। अब जनरली जो टेबल F है उसको मेनली कंसीडर किया जाता है एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के रूप में। ये देखना कि टेबल F को कंसीडर किया जाता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के रूप में, उसको फॉलो करते हुए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड मेन डॉक्यूमेंट है हमारा प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करते तो उसकी जगह स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, वो प्रेजेंट किया जाता है रजिस्ट्रार के पास। ये क्या होता है, इसके अंदर कंपनी की सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या कितने शेयर इशू कर रही है, किसको इशू कर रही है, उसके मेंबर्स कौन है, ये सब इनवाइट करती है इसमें पब्लिक को कि आप आप अप्लाई कीजिए हमारे शेयर्स को लेने के लिए। अब है हमारा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को चूज़ कैसे किया जाए। प्रोफेसर LH हैने ने डिफरेंट फैक्टर्स दिए हमें। फर्स्ट है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर ज़्यादा कैपिटल है आपके पास तो आप पार्टनरशिप और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। कम कैपिटल है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम चलाइए। लाइबिलिटी ऑफ ओनरशिप, यानी लाइबिलिटी कितनी है। अगर आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर कम रिस्क वाले केस में आपको काम करना होगा और कम रिस्क फिर उसके लिए आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप। और अगर मोर रिस्क है तो मतलब आपको लिमिटेड लाइबिलिटी रखनी पड़ेगी ताकि आपके इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी आपको सारा आपकी प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी ना ली जाए, तो उसके लिए कंपनी सही रहती है। फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन, देखिए कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जहाँ पर ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत होती है, कुछ कम की होती है। जैसे कंपनी में ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत होती है, अगर आप कैपेबल हो कि ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कर सकते हो तो आप कंपनी स्थापित कीजिए, नहीं तो आप दूसरी अदर फॉर्म्स सेलेक्ट कीजिए। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, आप का बिजनेस कितना कंटिन्यू और स्टेबल करना चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा कंटिन्यूटी चाहिए तो कंपनी में ज़्यादा कंटिन्यूटी होती है क्योंकि उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बाकी मेंबर से। मेंबर आए गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। अगर नहीं है तो वो अगर आपको ज़्यादा कंटिन्यूटी की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप बाकी सोल ट्रेड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप में जा सकते हैं। टैक्स लाइबिलिटी, जो मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी है उसको बेस्ट माना जाता है। कंपनी के अंदर ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी होती है और बाकी फॉर्म्स के अंदर कम टैक्स लाइबिलिटी होती है, तो उसके हिसाब से चूज़ किया जाएगा। मैनेजरियल नीड्स, स्मॉल बिजनेस है तो वहाँ पर मैनेजर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर सोल ट्रेड से काम चल सकता है। अगर बिजनेस थोड़ा वाइड है तो एक मेंबर से काम नहीं चलता तो आप ज़्यादा मेंबर यानी पार्टनरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर लार्ज स्केल का बिजनेस है जहाँ पर एक्सपर्ट मैनेजर्स की ज़रूरत है तो आपको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, ये देखा जाएगा कि मोर फ्लेक्सिबल है या लेस फ्लेक्सिबल है। देखो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है आप वहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते इजीली। आपने मान लीजिए प्लांट ले लिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते एक जगह पर, डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मोर फ्लेक्सिबिलिटी किस में होती है, वो होती है सोल ट्रेड में। इसके लिए आपको सोल ट्रेड ज़्यादा ईजी रहेगा चूज़ करना अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो। अगर लेस फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप दूसरी फॉर्म्स चूज़ कर सकते हैं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का स्केल बड़ा ज़्यादा है कम है। अगर लार्ज स्केल है तो ऑब्वियसली आपको मॉडर्न टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, नई मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कंपनी सही रहेगी। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आप सोल ट्रेड और पार्टनरशिप को सिलेक्ट कर सकते हैं। लीगलिटी,
मतलब आपको अपना बिजनेस, वैसे तो देखिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बिजनेस आपको सिलेक्ट करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप जो भी बिजनेस सेलेक्ट करें बस उसको ऐसा कीजिए कि वो लीगली सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हो। नीड ऑफ सीक्रेसी, अगर आपको ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें रखनी है, ज़्यादा सीक्रेसी की ज़रूरत है तो आप सोल ट्रेड उसके लिए बेस्ट होती है, उससे बेस्ट नहीं होता कोई और फॉर्म। अगर कम सीक्रेट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीक्रेसी से तो आप दूसरी फॉर्म्स चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल, जो सोल ट्रेड है वो फ्री रहती है गवर्नमेंट के कंट्रोल से, उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो बेस्ट रहती है अगर आपको गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री रहना है। और वैसे पार्टनरशिप भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मानी गई है, वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री ही रहती है। ये थी हमारी चॉइस करने के लिए कि आप किस टाइप की फॉर्म चूज़ करें। अब है कुछ बेसिक फैक्टर्स जो एक बिजनेस और को स्टार्ट करने के लिए कंसीडर करने चाहिए। जैसे है हमारा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस को सिलेक्ट करना, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, डिग्री ऑफ रिस्क, उसमें कितना रिस्क है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कम रिस्क ले सकते हैं। रेट ऑफ अर्निंग, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कम कमाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस चूज़ करना, कितना रिस्क होगा। विद इन रीच, क्या रॉ मटेरियल वगैरह आपकी विद इन रीच होगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसके हिसाब से आप देखेंगे बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे। स्केल ऑफ बिजनेस, यानी आपको लार्ज स्केल में चाहिए या स्मॉल स्केल में होगा आपका बिजनेस। लार्ज स्केल में है तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, रिस्क का, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। प्लेस ऑफ बिजनेस, आप अपने बिजनेस को कहाँ पर रखना चाहते हैं। जैसे रिटेल का बिजनेस है उसको क्राउडेड एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, और जो मैन्युफैक्चरर है उसको ऐसा एरिया चाहिए होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो सके, चीप लेबर अवेलेबल हो सके, चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके, तो ये सब देखना पड़ता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को चूज़ करना कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप किस टाइप का कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, सोल ट्रेड, ये सारी जो फॉर्म्स हैं वो ओनरशिप के अकॉर्डिंग, लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग और कैपिटल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब जब भी आपका बिजनेस सेलेक्ट हो जाता है तो आपको देखना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब लाइन स्ट्रक्चर होगा, स्टाफ स्ट्रक्चर होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर होगा, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। उसमें कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, और उसके लिए जो ये स्ट्रक्चर जिस चार्ट पर दिखाया जाता है उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल, अब जब आपने चार्ट बना लिया कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो उसके लिए पर्सन तो चाहिए, उन पर्सन्स को अवेलेबल करवाना, राइट पर्सन राइट जॉब पर होना चाहिए, नहीं तो पूरा बिजनेस ठप होने के चांसेस रहते हैं। एक गलत पर्सन आपके पूरे बिजनेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब ये सब होने के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो कैपिटल है वो तो ब्लड ऑफ द बिजनेस है, तो वो तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कितनी क्वांटिटी में कैपिटल चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल चाहिए, सोर्स कहाँ से होंगे, आपको प्राइस क्या होगा, टाइम क्या होगा सिक्योरिटीज़ का, ये सब आपको प्लान करना होगा। अब जब ये सब प्लान हो जाता है तो उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स कहाँ को अरेंज करना, आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी है या स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सब सेलेक्ट करना होगा। प्लांट लेआउट, जब फिक्स एसेट्स आ जाएंगी तो वो कहाँ पर, उनको कहाँ पर रखोगे आप, प्लांट आपका कहाँ पर एस्टेब्लिश होगा, फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर होगी मशीनरी और इक्विपमेंट्स को रखने के लिए। अब लॉन्चिंग ऑफ द बिजनेस, फिर उसके बाद आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, डिमांड स्टार्ट हो जाती है। ये था हमारा सेकंड चैप्टर जो कंप्लीट हो जाता है।